नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ रिवीजन वीडियो के अंदर। आज 7 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर ये आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है हमारी द हिंदू से संबंधित है। ये न्यूज़ द हिंदू के अंदर थी, दैनिक जागरण के दिन नहीं थी, इसलिए हमने इसके अंदर दैनिक हिंदू का स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, ये न्यूज़ थी कहीं न कहीं जो हमारे व्योम मित्र है उसके बारे में। व्योम मित्र क्या है भी, है एक प्रकार का रोबोट्स है जो हमारा जो गगनयान है उसके अंदर एक प्रकार का जो अर्धमानव रोबोट्स है ये। ठीक है, इसके टांगे है नहीं, यानी ये ऊपर ऊपर का ये रोबोट्स है। इस ये नीचे झुक सकता है, साथ साथ उंगलियां हिला सकता है, इस प्रकार का ये रोबोट्स है। इससे संबंधित ये न्यूज़ थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, हाल ही समाचारों में रहने वाला व्योम मित्र निम्न में से क्या है। तो अभी हमने देखा है तो ये क्या है, एक मानवीय रोबोट है। ठीक है, क्या है ये भी, अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय जिसको बोलते हैं हाफ जो ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया है। व्योम मित्र शब्द संस्कृति भाषा से लिया गया जिसमें व्योम और मित्र, मित्र का मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, और व्योम यानी अंतरिक्ष होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसरो द्वारा विकसित अर्ध मानव यह एक प्रोटोटाइप्स एक महिला रोबोट्स है, यानी जो महिला है, यानी हमने इसमें फोटो के अंदर भी देखा था, ये क्या है कि महिला प्रकार की है। ठीक है, यानी ये क्या है कि महिला रोबोट्स हैं। इसे जिसके ह्यूमन जो को बोलेंगे हाफ ह्यूमन रोड यानी आधा मानव है ये, यानी पूरा मानव की तरह इसके पैर नहीं है, इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसके क्या नहीं है, पैर नहीं है। इसमें सिर्फ आगे का हिस्से यानी आगे झुक सकता है और अपनी उंगलियों को बाएं दाएं कर सकता है। ठीक है, जो व्योम मित्र है वह मानवीय गतिविधियों को समझने और उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए सेंसर, कैमरा, स्पीड और माइक्रोफोन और एक्शन जैसी तकनीक को भी सुसज्जित किया गया है। ठीक है, तो इसको जो मानव की जो गतिविधियां उनको यह समझ सकता है। साथ ही साथ व्योम मित्र में कैमरे, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, रोबोट्स के में सेंसर भी लगे गए हैं, यानी सेंसर के माध्यम से इससे यह सुन भी सकता है और साथ ही साथ ये आवाज़ भी निकाल सकता है। ठीक है, साथ क्या है भी, जो एप्चर्स एक तरह की मोटर होती है जो कि इसको झुकने में क्या करती है, सहायता करती है, यानी आगे झुकना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना जैसे कार्य कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो सेंसर, कैमरा, माइक्रोफोन ये रोबोट को मानवीय गतिविधि आसपास के वातावरण को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो व्योम मित्र होता है इन यंत्रों को प्राप्त सूची का आकलन, अध्ययन करने व तत्पश्चात इन सूचियों पर अपने स्पीकर और एक्चुएशन के माध्यम से बहुत ही कम समय में सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ठीक है, यानी सेंसर के माध्यम से जो प्रक्रिया हो रही है उसको समझने और उसका यानी उसकी प्रतिक्रिया देने या उसका जवाब देने में काफ़ी सक्षम है, यानी जल्दी से सक्षम है। अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी क्या थी, जो दैनिक जागरण था उसकी फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, जिसके अंदर कहा था भी जो यूएन के अंदर चीन के खिलाफ वोटिंग हुई थी जिसमें भारत क्या रहा है, अनुपस्थित रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो उजीगर मुसलमानों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका व पश्चिम देशों की कोशिश को फिर उस समय करारा झटका दिया जब भारत ने यूक्रेन समेत 11 देशों ने मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन की प्रतिकोष यानी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चीन की मदद की है। ठीक है, ऐसा ये दूसरी बार हुआ है जब अमेरिका कोई प्रस्ताव लेकर आया है और वह पे क्या हुआ है, विफल हुआ है। अगर बहुमत के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बहुमत है अमेरिका के पास काफ़ी अधिक है। तो ये एक पहला प्रस्ताव है जिसको, यानी ये दूसरा प्रस्ताव ऐसा है जो अमेरिका लेकर आया वह क्या हो गया, विफल हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इससे देख सकते हैं जो भारत है चीन को साथ लेकर भी हम चल रहे हैं, जिस प्रकार से चीन के साथ हमारे सीमा विवाद चल रहे हैं, मगर कुछ मुद्दों पर क्या है भी हमें अभी तटस्थ रहने की आवश्यकता है। हम डायरेक्टली चीन का विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है इसके ऊपर, क्वेश्चन अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सीटों का निर्धारण भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है जिसमें अमेरिका सबसे अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि जो सीटों का निर्धारण भौगोलिक क्षेत्र पर किया जाता है, मगर जो सीटें सबसे अधिक है वह अफ्रीका के पास सीटें हैं जिनके पास 13 सीटें हैं। साथ ही साथ क्या अगला कथन कहता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक सलाहकार समिति द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाता है। तो इसका दूसरा कथन है वह हमारा सत्य कथन है, यानी एक समिति बनाई गई है जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर क्या करती है, विचार करती है। तो पूछा गया सही कथन या सत्य कोट, तो सत्य कोट कौन सा, केवल और केवल बी। ठीक है,
क्या कहता है, जो परिषद है उसकी सदस्यता समान भौगोलिक वितरण के आधार पर की गई है, जिसमें सीटों का वितरण है वो कुछ इस प्रकार से, जिसमें अफ्रीका की 13 सीटें, एशिया प्रशांत क्षेत्र उनकी भी 13 सीटें, यानी इसके अंदर एशिया और प्रशांत दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। साथ ही साथ जो लैटिन अमेरिका है या कैस्पियन है उसकी कितनी 8 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोप व अन्य देश हैं उनकी 7 सीटें हैं, और पूर्वी यूरोप की है उनकी भी 6 सीटें हैं। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और लगातार 2 कार्यकाल के बाद उसको पुनः निर्विति यानी लगते ही, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से भी कोई भी सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, यानी लगातार वह 2 चुनाव लड़ सकता है या 2 बार चुना जा सकता है। जो सलाह समिति होती है परिषद की एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो कि विशेषगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता या सलाह प्रदान कराती है। ठीक है, ये न्यूज़ थी जो दैनिक जागरण और द हिंदू के अंदर दोनों के अंदर फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, जिसमें कहा गया था, जिसमें जो केवी नोबेल पुरस्कार का जो शांति नोबेल पुरस्कार है वह फ्रांस की एक महिला है। ठीक है, जो इनका नाम है एनी एनरो। ठीक है, तो ये एक लेखिका है जिनको जो शांति पुरस्कार दिया गया है। एक तो ये 82 वर्षीय महिला है, यानी काफ़ी बुजुर्ग हैं। साथ ही साथ ये देख सकते हैं भी जो छोटे एग्जाम है या यूपीएससी के अंदर भी सीधा ही पूछा जा सकता है भी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है, किसको दिया गया था। ठीक है, तो साथ ही साथ इनको दिया किसके लिए गया, इन्होंने आत्मकथा के तौर पर इन्होंने अपनी किताबें लिखी थी। इनकी कुछ किताबें थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ठीक है, सबसे पहली जो इनको कहते हैं जो किताब आई थी वह उनकी 1974 के अंदर आई थी। फिर उन्होंने 2008 में एक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द ईयर्स, जो उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक में से एक थी। ठीक है, इसी के आधार पर इसको नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। साथ ही साथ हमने पहले भी देखे हैं जो भौतिकी, रासायनिकी और जिस प्रकार से एक प्रकार से हमारा चिकित्सा के अंदर जो पुरस्कार दिए गए उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये पुरस्कार कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरा नोबेल पुरस्कार पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें अच्छे से हर चीज़ बैकग्राउंड के साथ हम समझा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्ति को साझा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, यानी एक शांति पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को या 3 से अधिक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, मगर अन्य कोई भी पुरस्कार है चाहे वह भौतिकी से संबंधित हो, रासायनिक से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हो, ठीक है, उसको 3 से अधिक व्यक्तियों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार केवल और केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसका दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ अगर नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाता है, मगर जब घोषणा हो चुकी है, घोषणा होनी है, उससे पहले उस व्यक्ति को जीवित होना आवश्यक है। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कोट, तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, तो आंसर हो गया सी। क्या कहता है, अभी नोबेल पुरस्कार 5 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इनकी शुरुआत हुई थी जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई थी, कब हुई थी, 1895 के अंदर हुई, और सबसे पहले ये 1901 में दिया गया था। किस किस के अंदर दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, हमने देखे हैं, फिजिक्स के अंदर दिया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर दिया जाता है, बायोलॉजी यानी जो चिकित्सा होती है उसके लिए दिया जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ अभी हमने देखा है शांति के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर है भी जो यानी जो एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता यदि वह नोबेल पुरस्कार नहीं है तो। ठीक है, साथ ही साथ यदि नोबेल पुरस्कार वह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है और किसी भी संगठन या किसी भी व्यक्ति को अगर घोषणा कर दी जाती है तो वह नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाता है। बस यही बात इसके अंदर लिख रखी है। अगली जो न्यूज़ है उसके बारे में हमने एडिटोरियल के अंदर चर्चा की थी भी किस प्रकार से जो गंगा नदी है वह दिनों दिन दूषित होती जा रही है, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाने के बाद भी उन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना कि हमें उम्मीद थी। ठीक है, तो यही आर्टिकल की यही एक न्यूज़ आई है भी जो यानी जो कुछ शहर हैं या जो पश्चिम बंगाल के कुछ नाले हैं जो सीधे के सीधे गंगा नदी में प्रभावित कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार इस प्रकार के उसके जो जिसके बाद में जो फिर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमें संतोषजनक निर्णय नहीं मिलने को यानी कहीं न कहीं जो परिणाम है वह देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिससे कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट यानी सीधे नाले बहा दिए जाते हैं, कुछ ऐसे जो सीधे नालों से नहीं बहाया जाता है या इनडायरेक्टली वे में या किसी नालियों से बहकर नदी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी जिससे हम देख सकते हैं भी किस प्रकार से भी ये जो पानी है वह नदी के अंदर सम्मिलित हो रहा है, जिससे जो पानी की शुद्धता है वह दिनों दिन क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, बाकी इसी के बारे में कुछ दे रखा है भी कितने शहरों के लिए थे, बंगाल के 29 शहर हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो ये रिपोर्ट आई है वह स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोमती नदी, सोन नदी, कोसी नदी और बेतवा नदी
निम्न में से कौन सी नदी गंगा में सीधी प्रभावित होती है? यानी वह किसी की सहायक नदी होकर या उस किसी की ट्रिब्यूटरी न होकर बहती है, न कि सीधी गंगा के अंदर प्रभावित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, यानी जो गोमती नदी है, सोन नदी और कोसी नदी है, ये तीनों ही नदी ऐसी है जो सीधी गंगा के अंदर आके मिलती है, जबकि जो बेतवा नदी है ये पहले यमुना नदी के अंदर मिलती है और यमुना नदी गंगा नदी के अंदर मिलती है। ठीक है, ये हम इसमें देख सकते हैं, ये है हमारी यहाँ पर गोमती, सॉरी ये इधर है गोमती नदी, ठीक है, जो कि इस यहाँ पर बहती है, ये घग्गर नदी है, सॉरी। उसके बाद में ये है यहाँ पर सोन नदी है, इसके बाद यहाँ आती है हमारी कोसी नदी, और जो बेतवा नदी है वह यहाँ पर है, और ये यहाँ पर यमुना नदी के साथ यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी वह क्या अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है जिनका नाम है दिनेश कुमार शर्मा को जो पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको हाल ही में यानी हमें सरकार द्वारा क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया था, उसके संबंध संगठन, उससे संबंधित जैसे भी संगठन है उन पर प्रतिबंध से संबंधित यूपीए न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इसके जो इसमें होता गया, जो गृह मंत्रालय होता है वह कानून मंत्रालय से हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की न्यायाधिकरण के पीठाधीन अधिकारी के रूप में नामित करने की सलाह लेता है। ठीक है, यह अधिकारी के रूप में नामित करने का क्या करता है, अनुरोध करता है भी इन अधिकारी को हमें न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करना है। ठीक है, इस पर कानून मंत्री संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है जिनसे संबंधित, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, से न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश की सिफारिश की भी अनुरोध करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून केवल भारतीय नागरिकों को अपने दायरे के अंदर लेता है। तो ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो गैर कानूनी गतिविधियां वह नागरिकों के द्वारा नहीं, वह विदेशियों के द्वारा भी की जा सकती है, इसलिए यह कानून नागरिक और विदेशी दोनों को ही अपने दायरे के अंदर लेता है। दूसरा कथन क्या कहता है, किसी भी कार्य या गैर कानूनी प्रमाण करने का दायित्व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है। तो ये कथन है बिल्कुल गलत है, यानी कोई भी कानून गैर कानूनी है या नहीं है इसका निर्धारण करने की जिम्मेवारी हमारी केंद्र सरकार की है, न कि सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कथन, तो दोनों ही कथन गलत है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, क्या कहता है, जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, ठीक है, जिसको हम यूएपीए कानून भी बोलते हैं, मूल रूप से यह लगभग 1967 के अंदर लागू किया गया था। इसके अंदर 2004-2008 में अंतर्राष्ट्रीय विरोधी कानून के रूप में संशोधन किया गया था। अगस्त 2019 में संसद में कुछ आधारों पर व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए यूपीए में संशोधन बिल लाया गया था। आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया से अलग होता है, यानी जिस प्रकार का सामान्य कानून होता है उससे कुछ अलग प्रक्रिया का कानून होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इस नियम में सामान्य अपराधों के नियम भी अलग होते हैं, जहां अभियुक्त को संवैधानिक सुरक्षा उपायों से कम प्रदान किया जाता है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है उसके अंदर कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि इस कानून के तहत वह सुरक्षा उसको प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, इस कानून के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी गतिविधि को यदि वह गैर कानूनी मानती है तो वह आपराधिक राजपत्र के माध्यम से उसकी घोषणा कर अधिनियम के साथ अपराध बना सकती है। यानी केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर सकती है भी कि ये क्या है, एक गैर कानूनी कृत्य है। ठीक है, इसमें अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास भी हो सकता है। साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां गिरफ्तार व्यक्ति को 180 दिनों के में चार्जशीट दाखिल कर सकती है, यानी उसको जो चार्जशीट है वह कितने दिनों में, 180 दिनों में। और यह कानून भारतीयों के साथ साथ ही सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होता है, और अपराध भारत में हुआ हो या भारत से बाहर हुआ हो वह यूपीआई के जैसे हमारा जो यूएपीए कानून है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी उसके अंदर कहा गया है भी जो आने वाले समय के अंदर जो घरेलू जो सनरूफ है, यानी जो छतों पर हम जो सोलर पैनल्स लगाते हैं, जो उसकी ऊर्जा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। कहेगी यह किस लिए, क्योंकि जो लोगों के प्रति जो कहीं न कहीं जो खर्च कम करने से संबंधित एक निर्णय हो सकता है। साथ ही साथ जो जागरूकता बढ़ती जा रही है जिस प्रकार से, तो उससे क्या है, इस प्रकार से जो आने वाली क्षमता है, जो सौर ऊर्जा की जो हमारी क्षमता है वह भी क्या होगी, दिनों दिन बढ़ेगी। और ये कहा किसने है, ये कहा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड जो फाइनेंशियल जो एनालिसिस ने कि ताज़ा रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि 2022-23 तक भारत की घरेलू जो रूफटॉप यानी छत पर लगाए जाने वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं की क्षमता में 60% तक की वृद्धि की जा सकती है। और घरेलू उपभोक्ता में बढ़ती जागरूकता व बचत की चाह व नागरिकों को सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से आकर्षित कर रही है। तो ये एक क्या थी, न्यूज़ थी। ठीक है, सॉरी।
तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय स्थिति, मानसून के प्रकार की जलवायु और बंजर भूमि की उपस्थिति। ठीक है, निम्न में से कौन कौन सा स्थिति सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन करती है, भारत के अंदर कौन सी स्थिति ऐसी है जो सौर ऊर्जा को प्रभावित करती है या इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी हमें कह सकते हैं भी सौर ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये कौन कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय स्थिति होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास सूरज की उपस्थिति ज़्यादा समय तक रखती है। मानसून प्रकार की जलवायु, ये किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, हमारी सौर ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, मानसून प्रकार की जलवायु का अर्थ होता है भी मौसम के अनुसार से हमारी जलवायु परिवर्तन होती है। ठीक है, तो ये एक कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सूरज है लगभग 300 दिन तक लगभग चमकता रहता है, जिससे इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बंजर भूमि की उपस्थिति, जिस प्रकार से भारत में कहीं जगह पर जैसे गुजरात है, राजस्थान की कुछ भूमियाँ ऐसी हैं जो बंजर प्रकार की हैं, तो वहाँ पर हम सोलर पैनल लगाकर वहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं हमारी स्थिति हो सकती है। तो पूछा गया सत्य कथन कौन कौन सी प्रोत्साहन करती है, तो केवल 1 और 3 करती है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, यही दे रखा है भी उष्ण कटिबंधीय, भारत उष्ण कटिबंधीय मेघालय की स्थिति में है, यानी जो ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर है, जहां पर 300 दिन तक विकिरण की उच्च मात्रा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मेघालय में लगभग 2300 से 3000 घंटे धूप की उस प्रकार की मात्रा लगभग कितनी 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा के बराबर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत की वर्तमान स्थापित सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, लगभग 26,025.97 मेगावाट है, जो कि कुल नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत का कितना है 40% है। साथ ही साथ हमने जो COP26 था उसके अंदर हमने यानी उसके अंदर कहा था अभी भारत ने लगभग जो अपना जो 50% का जो लक्ष्य रखा था उसको समय पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। ठीक है, साथ ही साथ भारत को अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो सौर ऊर्जा सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सौर ऊर्जा की हम देखते हैं भी जो भारत में ऊर्जा की आवश्यकता काफ़ी हद तक है, जो ऊर्जा तक नवीनीकरण स्रोत को पूरा कर सकती है, और गैर जीवाश्म संसाधनों की कमी अक्षय ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता पर भी बल देती है, और सौर ऊर्जा की प्रचुर भारत की स्वच्छता की मांग को भी पूरा कर सकती है। और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु आयात पर भी निर्भर है। जिस प्रकार से हम कोयले का या अन्य गैसों का आयात करते हैं, तो वह भी हमारी निर्भरता भी क्या होगी, कम हो सकती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह उसके अंदर अभी जो रूस क्रूड ऑयल को लेकर भारत पर फिर से दबाव बनाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका क्या है भारत पर इस बात का दबाव बनाएगा अभी वह तो रूस से अमेरिका यानी तेल ना खरीदे, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो G7 व अन्य देशों के साथ तौर पर यानी ये कहा गया भी आप रूस से तेल न खरीदे। ठीक है, इस प्रकार से अमेरिका हम पर दबाव बनाने की प्रयास करता है, क्योंकि हाल जो अभी कुछ समय के अंदर G7 की क्या हो रही बात थी, जो हमारे जो ऊर्जा मंत्री है वह जिनका नाम जेनिफ ग्रीनहोल्ड के साथ मुलाकात होगी, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं भी जो मुलाकात में कहीं न कहीं ये दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे सितंबर 2022 के अंदर G7 ने यह ऐलान किया था कि रूस से निकलने वाली क्रूड की कीमत में मौजूदा स्तर पर काफ़ी कम की जाएगी और अन्य सभी देशों को भी इसी कीमत पर इसके क्रूड खरीदना होगा। ठीक है, कहीं न कहीं एक प्रकार की दबाव की स्थिति की बात कही गई है। तो कहता क्या है भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत, फ्रांस, अमेरिका, रूस निम्न में से कौन कौन G7 सदस्यों के यानी G7 के सदस्य का हिस्सा है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, ये केवल और केवल यानी फ्रांस और अमेरिका ही G7 के हिस्से हैं, जबकि भारत है वह G20 का हिस्सा है मगर G7 का हिस्सा नहीं है। तो पूछा गया सही आंसर यानी कौन कौन से हिस्से हैं, तो आंसर हो गया इसका सी, केवल फ्रांस और अमेरिका ही इसके यानी सदस्य हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी सरकारें इसके अंदर भाग लेती है, जिसका गठन 1975 में किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीतियों जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए एक ब्लॉक का वार्षिक बैठक होती है। देश कौन कौन से इसके अंदर, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। सभी G7 के देश, भारत G20 का भी हिस्सा नहीं है, यानी G7 का देश का हिस्सा नहीं है, भारत के G20 का हिस्सा है। जबकि हम चीन भी देखते हैं जो इतनी बड़ी आबादी है मगर फिर भी हम G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, G7 का कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो हर साल सदस्य देशों के बीच में आवंटित किया जाता है, एजेंडा तय करते हेतु प्रभावी होता है। शिखर सम्मेलन में पहले सपेरा मंत्री
शेरपा मंत्री और दूध के निगरानी के पहल करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के जो डाटा है जो दे रखा है। बताया गया है जो G7 की जो आबादी के हिसाब से इनका 10% है, अगर GDP के हिसाब से इनका 31% है, और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन ये लगभग 21% करते हैं। ठीक है, बात में ये कह दे रखा है चीन और भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है फिर भी G7 का क्या है हिस्सा नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया वर्ष 2021 में G7 देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में वार्षिक में और राजस्व क्या था, अधिक था। ठीक है, कुछ यही जानकारी इसके आगे दी गई है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है दुनिया में बढ़ रहा है मंदी का जोखिम, किसने कहा, ये मुद्रा कोष यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है भी जो विश्व है उसके अंदर जो मंदी का जोर है वो दिन दिन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यही इस जो IMF ने अभी इसके अंदर है ये कहा है भी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। और साथ ही साथ IMF ने क्या किया, जो भारत का जो विकास दर थी उसकी दर भी क्या करती है, घटा दी है। जो पहले लगभग IMF ने जो दर लगभग 7% की अभी लगभग 6.5% कर दी है। यही बैंक किसने की है, विश्व बैंक ने की है लगभग 60, जो कि पहले 8% थी, 8% से घटाकर उसको 7.5 किया, 7.5 से अब उसको 6.5 कर दिया गया है। ठीक है, कहीं न कहीं कारण क्या है भी, ये जो वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है वह भारत के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रकार का प्रभाव डाल सकती है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य नहीं है, तो यह कौन सा है, एक आधारभूत ढांचे का विकास से संबंधित, और यह कार्य किसका है, यह विश्व बैंक का कार्य, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। उसके अलावा जो वैश्विक मुद्रिक सहायता प्रदान करता है, जिस प्रकार से श्रीलंका को प्रदान की थी, 1991 के अंदर भारत को प्रदान की थी। ठीक है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, यानी जिस प्रकार से वित्त की अगर कहीं पे कमी आती है तो वहाँ पर वित्त उपलब्ध करवा के स्थिरता प्रदान करवाती है। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन से संबंधित भी काफ़ी कार्यक्रम भी चलाती है। ठीक है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें 189 सदस्य देश हैं का एक संगठन है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देशों का एक वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है उसके पास अधिक मताधिकार प्रदान होते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका का जितना अधिक प्रदान है तो उसके पास मत भी उतने अधिक होंगे। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं कि जो इसके जो उद्देश्य हैं कौन कौन से हैं, जो मौद्रिक नीति है उसका सहयोग करना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत विकास को प्रोत्साहन करना, और दुनिया भर में गरीबी को कम करना, ये इसके क्या है उद्देश्य हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमने एक कल न्यूज़ देखी थी, जिसमें कहा था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनने कुछ भारत के जो 4 सिरप थे उनको क्या किया था, बैन किया था। ये उनको कहा था जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, उसी पे एक प्रकार के जो ये कदम उठाया गया है। जो भारत में जो CBI है उसने कुछ इस प्रकार के जो कदम उठाए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।